एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पॉलिटिकल साइंस की। तो बेसिकली इस वीडियो में हम ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर ओरिजिन ऑफ स्टेट का एक ओरिजिन हुआ कैसे था, ठीक है। उससे रिलेटेड हम देखेंगे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का ओरिजिन ऑफ स्टेट से क्या रिलेशन है, ठीक है। बट उससे पहले यार, स्टेट जो है, स्टेट के 4 एसेंशियल्स होते हैं और एक स्टेट क्या होता है बेसिकली, वो मैंने एक और लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। अगर आपको वो लेक्चर देखना है तो आप उसे चेकआउट कर सकते हो। फिर उसके बाद जो दूसरा चीज़ हम देखेंगे वो देखेंगे कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी होती क्या है, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पॉलिटिकल साइंस में जो हम पढ़ रहे हैं, बेसिक तौर पे वो आई कैसे पिक्चर में है ना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आई ही क्यों, और बेसिकली सिंपल भाषा में ये है क्या, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो दो टॉपिक हैं, नेचर ऑफ द मैन और टर्म्स ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये दोनों टर्म्स अभी शायद आप नहीं समझ पाओगे इसका क्या मतलब है। मोटे मोटे तौर पर आप ये समझो कि हम इसके बाद ये देखेंगे कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, इसके 3 व्यू पॉइंट्स, 3 पर्सपेक्टिव, 3 अलग अलग नज़रियों से 3 अलग अलग थिंकर्स ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को एनालाइज किया है, ठीक है। वो कौन से 3 थिंकर्स हैं? पहला है आपका हॉब्स, दूसरा है लॉक, तीसरा है रूसो। इन तीनों थिंकर्स के व्यू पॉइंट्स या पर्सपेक्टिव कह सकते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अलग अलग हैं, जिन्हें कि हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बिना किसी देरी यार लेक्चर को शुरू करते हैं। ऐसे भी बहुत दिन बाद जो है मैं लेक्चर डाल रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले है ओरिजिन ऑफ स्टेट। ओरिजिन ऑफ स्टेट से क्या लेना देना है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का? तो बेसिकली तो ओरिजिन ऑफ स्टेट है, यानी कि एक जो स्टेट होता है, स्टेट क्या होता है वो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया, मैंने पहले ही बोला। स्टेट की उत्पत्ति हुई कैसे, ओरिजिन हुआ कैसे, ये अलग अलग थिंकर्स ने अपने अलग अलग तरीकों से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। कुछ थिंकर्स ने कहा इस तरीके से एग्जिस्टेंस में आया है, कुछ थिंकर्स ने कहा दूसरे तरीके से। व्हेन, वेयर एंड हाउ, ठीक है। स्टेट कब, कैसे और किस समय पर एग्जिस्टेंस पर आया, ये हम किसी हिस्ट्री के रिकॉर्ड में नहीं पा सकते कि स्टेट जो है एग्जिस्टेंस में ये चीज़ें एग्जैक्टली हुई और ये चीज़ों की वजह से अचानक से स्टेट जो है वो एग्जिस्टेंस में आ गया। कहीं हमें लिखित इसकी रिटन डॉक्यूमेंट नहीं मिलती, ठीक है। जिसकी वजह से क्या है, हमें हाइपोथेसिस बनाने पड़ते हैं, हमें वो इमेजिन करना पड़ता है कि हाँ ये ऐसा सिनेरियो रहा होगा स्टेट के बगैर, तो इस वजह से स्टेट एग्जिस्टेंस में आया होगा। बहुत से अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, 3 जिनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, 3 जो मेन है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के थिंकर्स। उन्होंने इस जो ओरिजिन है स्टेट का उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि देखो भाई ये वजह हो सकती है जिनकी वजह से जो स्टेट है वो एग्जिस्टेंस में आया, और उन बेसिस पर जो है अलग अलग थ्योरीज उन थिंकर्स ने बनाई है, ठीक है। तो कौन कौन सी वो थ्योरी हैं, तो उनके नाम ये हैं। देखो, सबसे पहली हमारी द डिवाइन ओरिजिन, द थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन। स्टेट डिवाइन ओरिजिन की वजह से एग्जिस्टेंस में आया है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जो कि हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर फोर्स थ्योरी भी है एक, और फिर एक इवोल्यूशनरी थ्योरी है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पे। ये तो हो गया कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का ओरिजिन ऑफ स्टेट से किस तरीके से कनेक्शन है। अब देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट है, दिस थ्योरी ट्रीट्स द स्टेट एज अ प्रोडक्ट ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट, है ना। ये थ्योरी आखिर है क्या? ये थ्योरी यही कहती है कि जब स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता था तब भी इंसानों की कुछ सोशल नीड्स होती थी। भाई इंसान है, खाना होगा, कुछ रिसोर्सेज होंगे, पानी होगा, रहने की जगह चाहिए होगी, ये कुछ सोशल नीड्स होती थी, जिसकी वजह से जो लोग थे उनके बीच एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ। वो एक एग्रीमेंट में आए कि हमें एक अथॉरिटी बनानी चाहिए। जैसा कि आपको पता है स्टेट में अथॉरिटी होती ही होती है, एक सोवरेन अथॉरिटी। तो वो म्यूचुअल एग्रीमेंट में आए कि चलो हम एक स्टेट बनाते हैं जिसकी एक सोवरेन अथॉरिटी भी होगी, ठीक है। और फिर दिस थ्योरी इम्प्लाइज देयर वाज अ टाइम, है ना। ये थ्योरी जो है ये एक और बात कहती है कि एक समय ऐसा भी था जहां पर कि जो स्टेट है वो एग्जिस्टेंस में था ही नहीं। उस समय को क्या कहते थे, उस टाइम पीरियड को क्या कहते थे? स्टेट ऑफ नेचर। समझ लीजिएगा, बार बार मैं ये नहीं बताऊंगा कि स्टेट ऑफ नेचर मैं यूज़ कर लूँगा, ठीक है। स्टेट ऑफ नेचर का सिंपल मतलब एक ऐसा टाइम पीरियड जब स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता था, मैन जो है बिना स्टेट के रहा करता था, ठीक है। अब वही बात जो मैंने पहले कही, हॉब्स, लॉक और रूसो, ये 3 अलग अलग थिंकर्स हैं जिन्होंने अलग अलग डिफरेंट पर्सपेक्टिव या कहें डिफरेंट पिक्चर्स ड्रॉ करी हैं। किसके रिगार्डिंग? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के रिगार्डिंग। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में ये 3 टर्म्स होते हैं, स्टेट ऑफ नेचर, द टर्म्स ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसे भी हम समझना पड़ेगा ये क्या है और तीनों थिंकर्स ने क्या अलग अलग बातें कही हैं। फिर है द कैरेक्टर ऑफ सोवर्निटी, जो सोवर्निटी बनेगी स्टेट में वो किस तरीके की होगी। कोई कहेगा अथॉरिटेटिव होगी, कोई कहेगा ऐसी होगी, कोई कहेगा वैसी होगी, है ना।
कैसा कैसा कहेंगे ये तीनों अलग अलग थिंकर्स, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो सबसे पहले जो चीज़ हम देखेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के इसमें कि नेचर ऑफ द मैन, कि जब स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता था, एट द टाइम ऑफ स्टेट ऑफ नेचर, जब स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता था तो लोग रहते कैसे थे, उनका नेचर क्या था, है ना, किस तरीके की सोसाइटी थी, किस तरीके से वो वर्क करती थी। तो तीनों अलग अलग थिंकर्स ने तीनों अलग अलग अपने पर्सपेक्टिव रखे हैं, अपनी राय रखी। ठीक, सबसे पहला है आपका हॉब्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हॉब्स ह्यूमंस आर, हाँ हॉब्स क्या कहते हैं, हॉब्स ये कहते हैं कि ह्यूमंस जो हैं वो सेल्फिश हैं बाय नेचर। एक सेकंड मैं और नीचे कर लूँ। हाँ, हॉब्स ये कहते हैं कि ह्यूमंस आर सेल्फिश बाय नेचर, ह्यूमंस जो हैं यानी कि जो हम इंसान हैं वो बहुत ही सेल्फिश है नेचर में, और सेल्फ इंटरेस्ट जो है वही मेन रीज़न होता है ह्यूमंस का उनके हर एक्शन के पीछे। यानी कि ह्यूमंस कोई भी काम करेगा तो वो अपने भले के लिए करेगा, सोसाइटी का कुछ भला नहीं चाहेगा, वो कंप्लीटली सेल्फिश होता है बाय नेचर ही, बाय डिफॉल्ट वो ऐसा ही होता है, ऐसा हॉब्स का मानना है। एवरी ह्यूमन वॉन्ट्स टू फुलफिल हिज ओन प्लेजर, है ना, ठीक है, बट फिजिकल, ये बात कह रहे हैं कि हर इंसान जो है अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहता है, ठीक है, और वो प्लेजर तो सीख करता ही है, अपना सेल्फ इंटरेस्ट में प्लेजर तो सीख करता ही है, साथ ही पावर ओवर अदर्स, यहाँ पे ओवर नहीं लिखा है, पावर ओवर अदर्स, वो अब दूसरे लोगों के ऊपर पावर भी पाना चाहता है, वो चाहता है कि दूसरे लोग भी उसकी बात माने, उसके कमांड में रहें। बट चूंकि जो मैन है यानी कि बाय नेचर जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, जो मेंटल स्ट्रेंथ है, यानी कि जो क्षमताएं हैं इंसानों की वो एक जैसी हैं, समान हैं, इस वजह से सारे मैन, ऑल मैन स्टैंड इन नेचुरल फियर ऑफ ईच अदर, सारे इंसान अपने एक दूसरे के डर में रहते हैं। किसी को भी चाहते तो हैं एक दूसरे के ऊपर पावर ओवर अदर्स, कौन नहीं चाहता, सेल्फ इंटरेस्ट में ये भी आ गया पावर ओवर अदर्स, बट चूंकि वो फिजिकल और मेंटल एक जैसे हैं इस वजह से वो एक दूसरे के डर पे रहते हैं। ठीक है, सेल्फ प्रिजर्वेशन वॉज एम्बॉडीड इन लॉ ऑफ नेचर। लॉ ऑफ नेचर यहाँ पे क्या है, लॉ ऑफ नेचर एक तरीके से समझ लो प्रकृति का कानून है ना, ठीक है, प्रकृति का कानून मतलब कि कहते हैं जैसे शेर है वो हिरन का शिकार करता है, ये प्रकृति में है उसके, बाई लॉ ऑफ नेचर वो यही चाहता है, उसका ये राइट है, उसका नेचुरल राइट है कि वो शिकार करके मासूम से मासूम जानवर को खा सकता है। उसी तरीके से हॉब्स क्या कहते हैं कि इंसानों के केस में जब स्टेट नहीं था तब सेल्फ प्रिजर्वेशन जो है उनके लॉ ऑफ नेचर में इम्बॉडीड था, बाय लॉ वो यही चाहते थे, यही उनका नेचुरल राइट था। ठीक है, नेचुरली एक ही हक था उनका, वो था सेल्फ प्रिजर्वेशन का, जहां पर स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता था, स्टेट यानी कोई सरकार नहीं थी, कोई राजा रानी वगैरह भी नहीं थे, कुछ नहीं था, उनका नेचुरल अधिकार, मूल रूप से जो उनका अधिकार था वो था सेल्फ प्रिजर्वेशन, कि भाई हम अपने जीवन की संरक्षण के लिए, अपने प्रिजर्वेशन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और यही जो रिक्वायरमेंट थी सेल्फ प्रिजर्वेशन की, इसी ने एक क्रिएटेड अ सेंस ऑफ ड्यूटी इन देयर माइंड्स ऑफ मैन फ्रॉम देम टू फॉर्म द स्टेट। इसी रिक्वायरमेंट ने अपनी ही सुरक्षा के लिए उन्होंने, जो लोग थे उस समय के, ये इस एग्रीमेंट पे आए कि हमें एक स्टेट बनाना चाहिए जो हमारा सेल्फ प्रिजर्वेशन कर सके, हमारे भले के बारे में सोच सके, सोसाइटी में ऑर्डर ला सके। ठीक है, तो सेल्फ प्रिजर्वेशन था उनका नेचुरल राइट, जिसकी रिक्वायरमेंट की वजह से एक सेंस ऑफ ड्यूटी उनके माइंड में आई कि उन्हें एक स्टेट की फॉर्मेशन करनी चाहिए। ठीक है, तो ये था हॉब्स का। सो फार अगर आपको लेक्चर समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, याद दिला देना होता है कि लोग लेक्चर देखते हैं निकल जाते हैं, करते नहीं कुछ। तो लॉ क्या है, लॉ क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ह्यूमंस आर रैशनल बींग्स बाय नेचर। अब लॉ का पूरा अलग है, लॉ ये सब नहीं कहते कि भाई सेल्फिश है नहीं है, वो उनका पूरा अपोजिट है, लॉ का हॉब से पूरा अपोजिट है। लॉ कहते हैं ह्यूमंस आर रैशनल बींग्स बाय नेचर, ह्यूमंस जो है वो रैशनल बींग्स हैं। ठीक है, और मेजोर रैशनल बींग्स मतलब कि उनके अंदर खुद की समझ है, क्या सही है क्या गलत है, वो सब कुछ करते हैं, ऐसे अंधाधुन कोई भी चीज़, कोई भी डिमांड नहीं रखते वो। ठीक है, उनके अंदर अपनी खुद की थिंकिंग है, सोच है, समझ है, क्या सही होता है दूसरों के लिए, अपने लिए, सब कुछ वो समझ सकते हैं, रैशनल है वो। ओवर नहीं होगा यहाँ पे, ये ओवर नहीं, ओबे है, ओबे मतलब बात मानना। जो लॉ ऑफ नेचर है वो किस तरीके का है, यानी कि प्रकृति ने उनको कैसा बना रखा है कि वो उनके अंदर कुछ मॉरलिटीज़ हैं, वो हर काम ऐसा नहीं कि अपने भले के लिए करते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट में करते हैं, सेल्फिश होते हैं नेचर से, नहीं, ह्यूमंस गुडविल में काम करते हैं, दे आर म्यूचुअल असिस्टेंस पे बिलीव करते हैं कि साथ मिलकर के हमें चीज़ें करनी चाहिए, और प्रिजर्वेशन तो होगा ही भाई, अपनी जीवन की रक्षा, रिसोर्सेज चाहिए जिससे वो सर्वाइव कर सके, वो तो हर जानवर में, केवल इंसान में नहीं।
इम्प्लांटेड इन द ह्यूमन कॉन्साइंस। तो हॉब्स ये कैसे डिफरेंट करता है, ये नहीं मानते कि सेल्फ इंटरेस्ट है, ये मानते हैं कि गुडविल है, ठीक है, लोगों के बीच, ह्यूमंस के बीच, स्टेट ऑफ नेचर के समय में, है ना, अभी की बात नहीं, स्टेट ऑफ नेचर के समय में, और म्यूचुअल असिस्टेंस है उनके बीच, और प्रिजर्वेशन तो हो गई, ऑब्वियस सी बात है। एब्सेंस ऑफ एन एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटी हैव मेड इट डिफिकल्ट टू, है ना, इसका फिर उसके बाद लॉक ने ये कहा कि क्योंकि उस समय, अब देखो हॉब्स से इनका डिफरेंस है, वो ये नहीं कहते कि लोगों के दिमाग में अपने आप एक सेंस ऑफ ड्यूटी आई और फिर कहा चलो स्टेट बनाए, नहीं, लॉ के केस में ये है कि कोई भी अथॉरिटी जो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी उस समय, इस वजह से जो ऑफेंडर्स होते थे, यानी कि कुछ लोग इस बीच भी होते थे जो अपने सेल्फ इंटरेस्टेड सेंट्रिक होकर के रूल्स ऑफ मोरालिटी पूरा त्याग देते थे और अपने सेल्फ इंटरेस्ट के परस्यूएंस में जो है वो गलत सलत काम करते थे, लोगों को हार्म पहुंचा देते थे, जिसकी वजह से ये इशू हुआ कि भाई जो लोग सोसाइटी में डिसऑर्डर लेके आ रहे हैं, इनको पनिश कौन करेगा। अगर यही इंसान खुद के ही जज बन करके खुद जस्टिस प्रोवाइड करने लगे, तब तो अपने आप को ये कभी सजा देंगे ही नहीं। तो ऐसा तो नहीं कर सकते कि जो इंसान ऑफेंडर है, जो सोसाइटी में डिसऑर्डर ला रहा है, उसको खुद का ही जज बना दिया जाए खुद के ही केस का। तो हमें एक ऐसी सॉवरेन अथॉरिटी चाहिए, केवल अथॉरिटी नहीं, सॉवरेन अथॉरिटी चाहिए जो हमें प्रिजर्वेशन भी प्रोवाइड करे, गुड म्यूचुअल असिस्टेंस, गुड विल, इन सब मॉरल रूल्स को भी सोसाइटी में बरकरार रखे, और ऐसे जो ऑफेंडर्स हैं, जो इन सब चीज़ों को ब्रेक करते हैं सेल्फ इंटरेस्ट के चक्कर में, अपने भले के चक्कर में, उनको पनिश भी करे। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है, ऑल मैन वांटेड परफेक्ट फ्रीडम एंड इक्वालिटी, नॉट ओनली टू प्रिजर्व हिज प्रॉपर्टी दैट इज हिज लाइफ, बट ऑल्सो टू पनिश द ब्रीचर्स ऑफ नेचुरल लॉ, दिस वाज देयर नेचुरल राइट। मूल रूप से उनका अधिकार क्या था, उनका अधिकार ये था कि भाई बाय नेचर वो यही चाहते थे, वो इसी चीज़ को अपना अधिकार मानते थे कि हमें परफेक्ट फ्रीडम मिलना चाहिए, पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए, और हम सब के बीच इक्वालिटी होनी चाहिए। ऐसा परफेक्ट फ्रीडम और इक्वालिटी वो इसी वजह से नहीं चाहते थे ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी को प्रिजर्व कर सकें या अपनी ज़िंदगी को बचा सकें, बल्कि वो ये भी चाहते थे कि इक्वालिटी और फ्रीडम एग्जिस्ट करे, ताकि जो पनिशर्स हैं, जो अपने सेल्फ इंटरेस्ट में सोसाइटी में डिसऑर्डर ले आ जाते हैं, उनको सजा भी मिले। ठीक है, फिर है रूसो का लास्ट में। ठीक है, रूसो जो है डिस्क्राइब करते हैं मैन को नोबल सैवेज, ये सब वर्ड आपको याद होने चाहिए, खासकर जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है वो भी, और जो कीवर्ड्स होते हैं ना वो आपको याद होनी चाहिए। जैसे रूसो के केस में क्या है, वो नोबल सैवेज। जो रूसो है उनका मानना है कि इंसान नोबल सैवेज होता है। नोबल सैवेज मतलब कि ऐसा इंसान जिसके अंदर हाई मॉरल क्वालिटीज़ हैं। रैशनल नहीं कहा उन्होंने ये भी नहीं कहा कि सेल्फिश है, उन्होंने कहा कि बहुत ही अलग ऊंचे हाई लेवल की मॉरल क्वालिटीज़ जो है इंसान के अंदर होती है। वो अच्छा व्यवहार करना चाहिए, दूसरों को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, गुडविल होनी चाहिए, सोसाइटी का भला पहले सोचना चाहिए, म्यूचुअल असिस्टेंट हो, ये सारी मॉरल क्वालिटीज़ इंसान में भरी होती हैं। ठीक है, नोबल सैवेज। आइडियलिक ब्लिसफुलनेस एंड सिंप्लिसिटी वर द नेचर स्टेट ऑफ नेचर। ठीक है ना, जो स्टेट ऑफ नेचर है, जब स्टेट ऑफ नेचर उसने कहा कि सेल्फ इंटरेस्ट में लोग काम कर रहे थे, जैसे कहा हॉब्स ने, रूसो ने कहा कि स्टेट ऑफ नेचर में म्यूचुअल असिस्टेंट थी। इनका कहना है कि जो स्टेट ऑफ नेचर था वहाँ बहुत सिंप्लिसिटी थी। ठीक है, मॉरल क्वालिटीज़ ह्यूमंस रखते थे, और उस समय उस समय बहुत ही सिंप्लिसिटी थी, है ना, बहुत ही आइडियलिक मतलब ही होता है सुखद जीवन, मैंने हिंदी में लिख दिया। सिर्फ ब्लिसफुलनेस का मतलब होता है परम आनंद। बहुत ही सुखद जीवन था, बहुत ही सिंपल जीवन हुआ करता था स्टेट ऑफ नेचर के वक्त। ठीक है, कोई भी एक दूसरे के साथ कोई ऑफेंड नहीं करता था, कुछ भी नहीं करता था, सारे अंदर मॉरल क्वालिटीज़ होती थी, कोई ऐसे भी नहीं ऑफेंडर होते थे जो कि सोसाइटी में डिसऑर्डर लाएं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता था। तो फिर हुआ क्या, किस वजह से स्टेट एग्जिस्टेंस में आया? इनका कहना है कि मेन वर इक्वल एंड सेल्फ सफिशिएंट, बराबर थे और अपनी ज़रूरतें खुद से पूरी भी कर सकते थे। बट द राइज ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है, सिविलाइजेशन रूसो ने बोला था, राइज ऑफ सिविलाइजेशन जो हुआ, जैसे जैसे लोगों की पॉपुलेशन बढ़ती गई, है ना, और जब लोगों की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए रहने के लिए, खाने के रिसोर्सेज चाहिए, है ना, हर समय अलग अलग मौसम में सर्वाइव करना होता है, जिसकी वजह से जैसे जैसे प्रोग्रेस हुई, राइज ऑफ सिविलाइजेशन हुआ, वैसे इनइक्वालिटीज़ जो है वो लोगों के बीच आना शुरू हो गई। कुछ लोग जो कि उनके पास रिसोर्सेज का एक्यूमुलेशन हो गया, कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज ज़्यादा होते थे, कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज एकदम कम होते थे। ठीक है, डिफरेंस दोनों के बीच बढ़ रहा था, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी आ रही थी, और इसी की वजह से फॉर्मेशन ऑफ स्टेट की रिक्वायरमेंट आई कि अब हमें एक स्टेट की फॉर्मेशन करनी पड़ेगी जो हमारे भले के बारे में सोचे। सिविलाइजेशन के राइज की वजह से जो इनइक्वालिटी आ रही है समाज में, इसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं,
उसके पास ज़्यादा ही रिसोर्सेज है, बढ़ते जा रहे, जो जिसके पास कम है वो कम ही होते जा रहे हैं। इसकी इनइक्वालिटीज़ की वजह से हमें एक स्टेट का फॉर्मेशन करना पड़ेगा, ठीक है। यही इस तरीके से आई थी स्टेट के फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट, ठीक है, ऐसा रूसो का कहना था। फिर और फिर उसका कहा था लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख दिया मैंने, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना चाहिए आपको, कि रूसो ने कहा था मैन इज़ बॉर्न फ्री बट ही इज़ एवरीवेयर इन चेन। कहने का मतलब ये कि बाय नेचर, इन्होंने पहले ही कहा कि हाई मॉरल क्वालिटीज़ थी, सिंपल जीवन हुआ करता था, सुखद जीवन हुआ करता था, बट सिविलाइजेशन के राइज की वजह से इनइक्वालिटीज़ आ गई और आज वो हर जगह चेंज में है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि इन तीनों ने क्या क्या अलग अलग टर्म्स बताए हैं। जब लोग एक कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं तो उसके कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ कंडीशंस होते हैं, है ना, जो कि जो पार्टीज़ होती हैं कॉन्ट्रैक्ट की उन्हें फॉलो करने होते हैं। तो इन तीनों ही थिंकर्स ने, हॉब्स ने, लॉक ने, रूसो ने, जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा लोगों के बीच एक सॉवरेन अथॉरिटी बनाने के लिए, उसके टर्म्स को एक्सप्लेन किया है अपने अपने पर्सपेक्टिव से, अपने अपने नज़रिए से, ठीक। तो सबसे पहले जो है वो है हमारे हॉब्स। हॉब्स क्या कहते हैं? हॉब्स कहते हैं इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ईच विद ऑल एंड ऑफ ऑल विद ईच, ठीक है। ये हर एक सिंगल इंडिविजुअल का जो सोसाइटी में रहता है उसका सभी से, और सभी का उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल से। जो कहते हैं ना, एक है सभी के लिए और सभी हैं एक के लिए, वही बात यहाँ इंग्लिश में लिखी हुई है कि अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ईच विद ऑल एंड ऑफ ऑल विद ईच। ये सबके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट है, किस चीज़ के लिए है? टू सेट अप अ सॉवरेन अथॉरिटी, एक सॉवरेन अथॉरिटी बनाने के लिए। फिर हॉब्स कहते हैं कि सॉवरेन इज नॉट, हाँ, सॉवरेन जो अथॉरिटी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से एग्जिस्टेंस में आएगी वो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं होगी, जिसकी वजह से वो सुप्रीम और एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी इंजॉय करेगी। इसके कहने का मतलब क्या है? जब भी दो पार्टीज़, कोई भी दो पार्टीज़ आपस में कॉन्ट्रैक्ट में आती हैं तो उनके बीच एक समझौता होता है, उसके कुछ टर्म्स होते हैं, बट जो सरकार बनेगी, लोगों के बीच जो समझौता हो रहा है उसकी वजह से जो सरकार बनेगी वो उस कॉन्ट्रैक्ट की या उस समझौते की हिस्सेदार ही नहीं है, जिसकी वजह से जो सरकार बनती है, जो अथॉरिटी बनती है, उसके पास सुप्रीम और एब्सोल्यूट पावर्स होती हैं। उससे ऊपर कोई पावर एग्जिस्ट नहीं करती। वो लोगों को वेलफेयर के लिए काम करेगी, उनको मैनेज करेगी, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, अलग अलग काम करेगी, बट वो सॉवरेन होगी नेचर में। ये मेन पार्ट है, ठीक। फिर हॉब्स कहते हैं एवरी मैन गिव अप हिज नेचुरल राइट्स एंड पावर्स टू अ कॉमन पावर हु वर्क फॉर देयर वेलफेयर एंड प्रोवाइड देम सिक्योरिटी, है ना। हर इंसान अपने जो नेचुरल राइट्स हैं वो हमने डिस्कस किया लास्ट लेक्चर में, नेचुरल राइट्स हैं और नेचुरल पावर्स हैं, वो एक कॉमन पावर को वो लोग दे देंगे, यानी कि अपनी सरकार को, अपनी सोवरेन अथॉरिटी को, जो कि उनके वेलफेयर के लिए और उनकी सिक्योरिटी के लिए काम करेगी, दो चीज़ों के लिए, ठीक है। ऐसा हॉब्स का कहना है। फिर अगला है हमारा लॉक, ठीक है। लॉक क्या कहते हैं? सेम हॉब्स की तरह इस वाले में भी देख सकते हो आप। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ईच विद ऑल एंड ऑफ ऑल विद ईच। ये हर एक इंडिविजुअल का सभी से और हर सभी का उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल से एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। किस चीज़ के लिए? टू प्रोटेक्ट देयर नेचुरल राइट्स एंड पनिश द ऑफेंडर्स। लॉक ने नेचर ऑफ द मैन और सोसाइटी जो बताई थी स्टेट ऑफ नेचर के समय में, वहाँ से आप कोरिलेट करके देखोगे तो आपको लॉक का पॉइंट ऑफ व्यू पूरी तरीके से समझ आ जाएगा। इनका कहना है कि लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में अपने नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, साथ ही ऑफेंडर्स जो कि सोसाइटी में डिसऑर्डर लाते हैं, जो लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट के चक्कर में सोसाइटी में डिसऑर्डर लाते हैं, उनको पनिश करने के लिए भी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है उसमें लोग आए। अब इनके क्या है टर्म्स, इन्होंने क्या बताया, लॉक ने क्या बताया? इन्होंने ये टर्म्स बताए कि हर इंसान, एवरी मैन गिव अप हिज नेचुरल राइट्स एक्सेप्ट द राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, इन तीनों राइट्स को छोड़ करके जितने भी नेचुरल राइट्स उस समय सोसाइटी में हर इंसान के पास थे, उसने वो दे दिए। किसको दे दिए? एक कम्युनिटी को दे दिए, है ना। और उस कम्युनिटी ने उनके बिहाफ पर जो है एक गवर्नमेंट बनाई, एक सॉवरेन अथॉरिटी बनाई। इनडायरेक्ट इलेक्शन, अगर आपको पता हो, लॉक का मानना है चीज़ें ऐसी हुई कि लोगों ने अपने राइट्स जो है एक कम्युनिटी को दिए, एक ग्रुप ऑफ पीपल को दिए, और उन लोगों ने मिल करके फिर एक सरकार बनाई। किस तरीके से वो सरकार होगी, किस तरीके से वो काम करेगी, ये सब उस कम्युनिटी के लोगों ने डिसाइड किया, जिसको कि सभी लोगों ने अपने राइट्स, नेचुरल राइट्स एक्सेप्ट 3, राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को छोड़कर गिव अप किए थे। ये लॉक का कहना है।
अगला पॉइंट है इंडिविजुअल हैज़ द राइट टू रेजिस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट। ठीक है, लॉ कहते हैं कि जो इंडिविजुअल्स थे सोसाइटी के, जब भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में आए तो उनके पास हक था कि वो सरकार के अगेंस्ट रेजिस्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर उनकी कुछ मांग है तो वो डिमांड कर सकते हैं, उनके पॉलिसीज़ के अगेंस्ट भी जा सकते हैं, उनका विरोध भी कर सकते हैं। और इफ़ द गवर्नमेंट डिजॉल्व सोसाइटी विल नॉट डिसइंटीग्रेट, अगर हमारी जो सरकार है वो डिजॉल्व भी हो जाती है, वो ख़त्म भी हो जाती है सोसाइटी से, तो सोसाइटी डिसइंटीग्रेट नहीं होगी, वो कम्युनिटी ज़रूर ख़त्म हो जाएगी, वो सरकार ज़रूर ख़त्म हो जाएगी जो उस कम्युनिटी से बनी थी, बट जिन लोगों ने उस कम्युनिटी को बनाया था वो सोसाइटी नहीं चली जाएगी, वो लोग नहीं ख़त्म हो जाएंगे, केवल वो कम्युनिटी, वो सरकार ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ऐसा लॉक का कहना है। फिर अगला पॉइंट है कि गवर्नमेंट मस्ट गवर्न विद कंसेंट ऑफ पीपल। लॉक ये भी कहते हैं। फिर अगला पॉइंट है कि गवर्नमेंट मस्ट गवर्न विद कंसेंट ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट जो है उसको कंसेंट ऑफ पीपल, लोगों के कंसेंट, लोगों की सहमति के साथ जो है अपना काम करना चाहिए, उनको गवर्न करना चाहिए। एंड पीपल हैव द राइट टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट, और लोगों के पास हक है कि वो गवर्नमेंट को, जो अथॉरिटी उन्होंने बनाई, कम्युनिटी ने बनाई, अगर एग्जैक्टली कहूँ कम्युनिटी ने बनाई लोगों के बिहाफ पर, उस गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने का, उसको हटा देने का हक है लोगों के पास, ऐसा भी लॉक ने कहा था। ठीक, तो अब आ जाते हैं अपने लास्ट थिंकर पर जो कि है रूसो। रूसो भी वही सेम बात कहते हैं, उसी तरीके से हम इसे भी पढ़ेंगे शुरुआत में। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑल विद ईच एंड ऑफ ईच विद ऑल। हर एक इंडिविजुअल का सभी से और सभी का उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल से ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक समझौता है, टू फॉर्म अ कम्युनिटी, एक पॉलिटिकल बॉडी, एक पॉलिटिकल बॉडी या फिर एक कम्युनिटी बनाने का। ठीक, फिर उसके बाद जो टर्म्स होंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग टू रूसो, वो ये थे कि ऑल इंडिविजुअल सरेंडर देयर नेचुरल लिबर्टी। ठीक है, उनका कहना है कि जो इंडिविजुअल सोसाइटी के हैं वो अपने नेचुरल लिबर्टी जो है उस कम्युनिटी को, उस पॉलिटिकल बॉडी को दे देंगे जिसको बनाने के लिए वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं, और बदले में उनको सिविल लिबर्टी जो है इन रिटर्न में मिल जाएगी, यानी कि उनकी लिबर्टी चली जरूर जाएगी बट सिविल लिबर्टी के फॉर्म में उनके पास वापस आ जाएगी। दोनों में हल्का सा डिफरेंस है, बट लिबर्टी दोनों ही केसेस में लोगों के पास रहती है। नेचुरल लिबर्टी पे कोई लिमिटेशन नहीं होगी इंडिविजुअल्स के पास, मतलब कि जैसे वो हैं बाय नेचर वैसे वो अपने मन मुताबिक वो काम कर सकते हैं, बट सिविल लिबर्टी में लोगों को अपना ही नहीं बल्कि दूसरों का भी भला सोचना होता है। हल्का सा डिफरेंस दोनों में आता है, बट लिबर्टी तो दोनों के पास ही है ना, पहले भी उनके पास लिबर्टी थी और जब वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में आकर के एक कम्युनिटी बनाए हैं तब भी उनके पास लिबर्टी है, बस नाम बदल गया है उसका और थोड़ा सा अंतर आ गया है। ठीक, फिर अगला पॉइंट है अकॉर्डिंग टू रूसो, मैथ्स नहीं यहाँ पर मैंस होगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पर मैंस होगा, ये मैथ्स नहीं होगा। मैंस फ्रीडम इज इन ओवरकमिंग हिज एक्चुअल विल और पर्टिकुलर विल एंड फॉलोइंग द डायरेक्शन ऑफ रियल और जनरल विल। रूसो का ये कहना है कि एक इंसान का जो फ्रीडम है, यानी कि एक इंसान एक्चुअली में फ्रीडम तब पाता है जब वो एक्चुअल विल के हिसाब से नहीं बल्कि रियल या जनरल विल के हिसाब से काम करे। ठीक है, अब इसके कहने का क्या मतलब है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। एक्चुअल विल और रियल विल होती क्या है ना, तभी आप इस पॉइंट का सही से मतलब समझ पाओगे। तो एक्चुअल विल क्या होती है? एक्चुअल विल इज मोटिवेटेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट वाइल रियल विल इज मोटिवेटेड बाय कलेक्टिव गुड। एक्चुअल विल अगर किसी इंसान की बात करें वो केवल मोटिवेट होती है सेल्फ इंटरेस्ट की। जब कोई इंसान केवल अपना भला सोचता है, कोई ऐसा एक्शन लेता है जिसमें वो सिर्फ अपना भला सोच रहा है, सामने वाले का नुकसान भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल सेल्फ इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब कि वो इंसान एक्चुअल विल के अकॉर्डिंगली काम कर रहा है। ठीक, और अगर वही इंसान वो ऐसे एक्शंस लेता है, ऐसे डिसीजंस लेता है, ऐसी चीज़ें करता है जिससे कि वो अपना, जिसमें कि वो अपना ही भला नहीं सोच रहा बल्कि दूसरों का भी भला सोच रहा है, जिस सोसाइटी में वो रहता है उस सोसाइटी का भी भला सोच रहा है, कलेक्टिव गुड के बारे में सोच रहा है, तब वो इंसान जो है रियल विल के हिसाब से काम कर रहा होता है। ठीक है, रूसो कहते हैं कि जब कोई इंसान एक्चुअल विल के हिसाब से काम करता है, व्हेन अ मैन एक्ट्स, यहाँ पर एक्ट्स होगा, सॉरी, acts according to actual will, he lives in illusion of freedom and real will provide the ultimate freedom। कहने का मतलब कि जब कोई इंसान एक्चुअल विल के हिसाब से काम करता है तो वो एक इल्यूजन में जीता है, उसको लगता है कि वो फ्री है,
वो अपने मन मुताबिक जो मन आ रहा है वो चीज़ कर रहा है, अपने भले के लिए जो उसको सही लगता है वो कर रहा है, बट एक्चुअली वो एक इल्यूज़न है ना। वो एक्चुअल फ्रीडम, वो रियल फ्रीडम नहीं है ना। वो असल में फ्री होना उसे नहीं कहते हैं, वो सिर्फ एक इल्यूज़न है, एक छलावा है, आसान हिंदी में कहें तो। और रियल विल के हिसाब से जब वो एक्ट करना शुरू करता है तब वो एक्चुअली अल्टीमेट फ्रीडम को पाता है। वो असल में जान पाता है कि आज़ाद होना और अच्छे से जीना किसे कहते हैं, अल्टीमेट फ्रीडम को पा पाता है। ठीक है, रियल विल और जनरल विल लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी। आप डेमोक्रेसी में देखिए, डेमोक्रेसी में हम यही तो देखते हैं कि मेजोरिटी विंस, माइनॉरिटी नहीं मेजोरिटी विंस होता है। लोगों के भले के बारे में सोचा जाता है, कलेक्टिव गुड के बारे में सोचा जाता है। जो ज़्यादातर मेजोरिटी जो डिमांड करती है, जो मेजोरिटी चाहती है, उसी को प्रिवेल किया जाता है डेमोक्रेसी में। तो ये जो रियल विल और जनरल विल का कॉन्सेप्ट है, जिसमें इंसान लोगों के भले के बारे में सोचता है और इसके थ्रू अल्टीमेट फ्रीडम को अचीव करता है, ये जो कॉन्सेप्ट है इसने फाउंडेशन, नींव रखी थी मॉडर्न डेमोक्रेसी की, जो कि आज के समय में हम सभी जानते हैं बेसिक तौर पर। तो ठीक है, फिर अगला पॉइंट है द सॉवरेन इज इट्सेल्फ अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो सॉवरेन अथॉरिटी जो बनेगी इन लोगों के सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आ जाने से, समझौते में आ जाने से, वो जो है कॉन्ट्रैक्ट का एक हिस्सा होगी। ठीक, फिर है रूसो सपोर्ट्स एब्सोल्यूट इंडिविजुअल इनएलिएनेबल सॉवरेनिटी। ये तीनों वर्ड्स आपको याद रखने हैं कि जो सॉवरेन अथॉरिटी बनेगी वो सबसे पहली बात जनरल विल या फिर रियल विल के अकॉर्डिंगली काम करेगी, है ना। और जो है वो क्या होगी, तीन चीज़ें, एब्सोल्यूट, इंडिविजुअल और इनएलिएनेबल होगी नेचर में। ठीक है, ऐसी सॉवरेन अथॉरिटी होगी वो अकॉर्डिंग टू रूसो। फिर हमारा लास्ट पॉइंट है सिंस पीपल आर इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द सॉवरेनिटी, राइट टू रेजिस्टेंस इज नॉट नेसेसरी। जो सॉवरेन अथॉरिटी लोग बनाएंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आकर के, वो उसके हिस्से होंगे, उस सॉवरेन अथॉरिटी के हिस्से होंगे, वो भी वैसा ही काम करेंगे, वो लोगों के भले के बारे में सोचेंगे, केवल अपने भले के बारे में नहीं, वो कलेक्टिव गुड के बारे में सोचेंगे। तो एक तरीके से वो सरकार का वेलफेयर वाले का एक्शन सी लेंगे, सरकार का वेलफेयर वाला काम ही करेंगे। तो इस वजह से राइट टू रेजिस्टेंस होने की कोई ज़रूरत ही नहीं। जब इंसान हमेशा अपने बारे में नहीं बल्कि कलेक्टिव गुड के बारे में सोचेगा, और जो सॉवरेन अथॉरिटी बन रही है वो भी लोगों के भले के बारे में सोचने के लिए बन रही है, तो दोनों में क्लैशेस होंगे ही कैसे। तो राइट टू रेजिस्टेंस नेसेसरी है ही नहीं रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के टर्म्स के हिसाब से। ठीक है, तो ये तीन अलग अलग पर्सपेक्टिव है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो आप लेक्चर को रिवाइंड करके उस पॉइंट को दोबारा से देखिए। फिर भी नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपका डाउट्स क्लियर कर दूंगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा यार, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं मोटिवेशन से रिलेटेड रील्स, करंट अफेयर्स और आपके जीके एमसीक्यूज डालता रहता हूँ। तो बस यार, केवल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। बाय बाय।